उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है ओम गुप्ता। ये हैं कानपुर लखनऊ, कानपुर लखनऊ नहीं, कानपुर उत्तर प्रदेश। 2004 की ये कुंडली। कुंडली की अच्छाई, माघ माह में जन्मा होना, व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वस्ती का क्षेत्र प्रभावित होता है, कमर के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो पेट से संबंधित समस्याओं से प्रभावित हो सकता है, ये बात दिखती है। उत्तरायण में जन्मे हैं, अब ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आत्मबल है और व्यक्ति के पास पिता का आशीर्वाद भी है, पूर्वजों का आशीर्वाद भी है, भाग्य का बल भी है। शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से जीवन में कभी भी व्यक्ति दुख में नहीं रहेगा, ये बात दिख रही है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से काम में रुकावटें बनेंगी, एक बार दो बार ऐसा संभव है। मंगलवार शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से मिरमिरा भी होता है स्वास्थ्य में। कई बार छोटी छोटी चीजें हमेशा लगी रहें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर करेगा इस जातक की कुंडली में। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो व्यक्ति के जीवन में इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं या व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को मजबूत और हट्टा कट्टा बने रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, मशक्कत करना होता है उस चीज में। रेवती नक्षत्र बुद्धिमान, यशस्वी, पुरोधा, धार्मिक और सहिष्णु बनाता है, झगड़ालू नहीं बनाता। सिद्ध योग, जो भी काम हाथ में ले उसको सिद्ध करे। तैतिलकरण, ये बहुत बढ़िया व्यवसाय वगैरह या अपना काम करने के लिए भी है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति संतुलित है, मानसिकता अच्छी, उच्चस्थ पदाधिकारी बनने का योग, और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो अपने कुल का नाम रोशन करने वाला और सहिष्णुता के साथ सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, सबको पकड़ करके रखना चाहता है, सबके साथ हृदय से संबंध स्थापित करता है। बाहर इसका कुछ भी नहीं होता, अंदर इसके कुछ भी नहीं है, ये स्थिति बनती है। मतलब बिल्कुल ही व्यक्ति स्पष्ट है, दिमाग खाली और बिल्कुल ही चैतन्य है, ये कहने का मतलब है। कर्क लग्न की कुंडली भगवान राम की थी, और कर्क लग्न की कुंडली जब बने तो हमें इनकी कुंडली को सबसे पहले अगर आप देखें तो पंचांग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा खाली थोड़े से कमजोर है, जिसके कारण स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और व्यक्ति के जीवन में थोड़ी मोड़ी बाधाएं आरंभ में स्वास्थ्य के साथ छोटी मोटी परेशानी बनी रहेगी। ये एक सामान्य सी बात है जो व्यक्ति के डेली लाइफ को कभी कभी प्रभावित करेगी, पर उस पर बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली जो मूलतया यहाँ के राशि के अधिपति होते हो, यहाँ की राशि बनती है लग्न में, और यहाँ के अधिपति का भाग्य में जाना, यही सबसे अच्छी ज्यादा बात होती है कि लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना और साथ ही साथ सूर्य का लग्न को देखना, मंगल का दिग्बली होना, यहाँ मंगल का दिग्बली होना और यहाँ पे मंगल का राशि में बैठना, गुरु मंगल का एक साथ बैठना। मतलब इस कर्क लग्न की कुंडली में हमें सबसे पहले जिस भाव या जिस राशि को ढूंढना होगा या जिस ग्रह को ढूंढना होगा वो हमें ये देखना होगा कि पंचम भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव, नवां भाव, दशम भाव कैसे बने हैं। पांचवा भाव इसके अधिपति स्वग्रही, पांचवा भाव इसके अधिपति स्वग्रही, पांचवा भाव इसके अधिपति बुध के साथ बहुत अच्छा। मतलब ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कभी भी ये सोच करके व्यक्ति परेशान नहीं होगा कि मेरा काम जीवन का ठीक नहीं रहा, नहीं, ये मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूं कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी प्रभावित नहीं है और बिल्कुल निर्बाध गति से चलता रहे। एक स्थिति बहुत अच्छी देखी जा रही है, जो कि यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठना बुध के साथ, यहाँ पे शुभ ग्रह का बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही निर्णायक भी और बहुत आवश्यक भी होता है। दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ जो इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, वही हर जगह वर्गोत्तम होकर के बैठे। यहां मंगल वर्गोत्तम, यहां मंगल वर्गोत्तम, यहां भी मंगल वर्गोत्तम, यानी कि प्रत्येक ग्रह। और इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो लग्नेश का भाग्य में जाना और चंद्रमा से ठीक, अब एक बात मैंने कई बार कार्यक्रम में बताई है, अगर आपने मेरा कार्यक्रम रोज दिन देखा है तो सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में चले जाते हैं तो वो कई बार व्यक्ति के कुंडली को कमजोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो तृतीय एकादशवें में है, मतलब 3 घर आगे पीछे का संबंध बन रहा है। तीसरे बैठे हैं ना, चंद्रमा से और सूर्य से संबंध जो बन रहा है दोनों का, वो तीसरे एकादशवें का बन रहा है। ये व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ देता है और व्यक्ति अपने समाज में ही नहीं बल्कि उस जो है वो क्षेत्र का
नाम रोशन करने वाला बन जाता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं क्योंकि सूर्य की उच्च राशि जन्म कुंडली के दशम स्थान में, जहां उसके अधिपति वहीं बैठे हैं, दशम स्थान में राहु का बैठना, और वो राहु सूर्य के सदृश भी होते हैं, जिससे केंद्र में राहु भी सूर्य के सदृश होते हैं, शनिवत भी होते हैं और सूर्य के जैसे भी वो परिणाम करने वाले। सूर्य दिग्बल क्षेत्र से चतुर्थस्थ, अपने उच्च की राशि से चतुर्थस्थ, और स्वग्रही मंगल यहाँ व्यक्ति के करियर को लेकर के बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं खड़ा करने वाले बनाएंगे। इनकी कुंडली में भी शुक्र की दशा चल रही है, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब वो सामान्यतया बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से हमें हो सकता है कि कई बार मन मुताबिक परिणाम ना मिले, या हो सकता है कि कई बार एक बार दो बार असफल होना पड़े, ऐसा संभव है। दूसरी बात है कि सप्तम भाव जो कि रोजगार का भाव होता है, उसके ठीक आगे शुक्र का बैठना और ठीक पीछे बुध का बैठना। सप्तम भाव के अधिपति शनि का 12वें विदेश में जाना और बुध के द्वारा देखा जाना। अब जरा ध्यान से समझिए, 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के छठे भाव को देखना, या छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखना, या छठे भाव में बुध का होना, व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने का दौर यहीं से शुरू होता है। और एक बात कि उस पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को कई बार जो है वो बुद्धिशाली होने के बावजूद भी, बुद्धिमान होने के बावजूद भी कभी कभी बिल्कुल ही दिमाग खसक जाए, ऐसा बना देता है। जो बिल्कुल ही व्यक्ति जो है वो वर्तमान को नहीं देखता और नहीं भविष्य को देखता है, मतलब उसका कनेक्शन कट आउट हो जाता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। ये बुद्ध ही होते हैं जो व्यक्ति को ऐसी गलती करवाते हैं। ऐसी गलती व्यक्ति के जीवन में बुद्धि करवाते हैं, जो बिल्कुल फाइनल मोमेंट पे जाकर के कई बार गच्चा दे देते हैं। लेकिन ये बात है कि यहाँ के अधिपति, अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति, जो प्रतियोगिता में जीत की बात होती है, प्रतियोगिता भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और यहां से बैठ करके वापस इस भाव को देखना, मतलब एक बार में भले ही व्यक्ति मशक्कत करे पर दूसरे तीसरे बार में बिल्कुल व्यक्ति को हो जाती हैं चीजें। और मैं निसंदेह ये बात कह सकता हूं कि जन्म कुंडली में छठे स्थान के अधिपति के द्वारा मंगल का देखा जाना, जो पंचम भाव के अधिपति हैं, पंचमेश का संबंध छठे भाव के अधिपति से हो रहा है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक, दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में गुरु बनते हैं, तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में इस कुंडली में शनि तो नहीं बनेंगे, पर हाँ इस कुंडली में सूर्य भी बन जाएंगे। द्वितीय भाव के अधिपति होने से वो मारक तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से सूर्य यहाँ पे मारक नहीं बनेंगे। बुध इस कुंडली में सामान्यतया पापी ग्रह के रूप में कहे जाएंगे, और शुक्र और बुध इस कुंडली में पापी भूमिका में होंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार पापक परिणाम देने लगते हैं। कैसे? व्यक्ति के जीवन में रिसर्च वगैरह, या कई बार व्यक्ति जो है वो जहां सोचना चाहिए, जो जहां से क्रिएशन होती है स्वभाव की, वहां पे व्यक्ति जो होता है वो कई बार अलबत्ता ऐसा हो जाए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर वो ठीक नहीं होता। मतलब उसको हर एक छोटी चीज पे निगाह रखने की आवश्यकता महसूस होती है, जहां पे आपको हर एक छोटी बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के अधिपति यहाँ से पंचमस्त जाकर के बुध के द्वारा देखे जा रहे, जो आपके किसी न किसी वजह से आपके काम को नुकसान करने वाला ग्रह होता है, और मेहनत ज्यादा करवाने की, मतलब जो है वो मशक्कत करवाने का एक पॉइंट बना देता है। तीसरे भाव के अधिपति होकर के जाकर के छठे में बैठे, और उस पे शनि की दृष्टि, जो कि सप्तम और अष्टम के प्रभाव में व्यक्ति के पराक्रम को मंद करने का काम करते हैं। मैंने बात बताई थी ना, रति क्रिया से युक्त होने के बाद चंद्रमा कौन होता है? चंद्रमा जो है वो अत्रि के पुत्र हुए, और इनको जो है वो ब्रह्मा जी ने किसी भी प्राण का, मतलब जीव का अन्नमय कोश, जो है वो ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, सबके प्राण बना दिए। मतलब जो व्यक्ति के अंदर प्राण है वो स्वयं चंद्रमा है, और समस्त प्रकार के जो चराचर हैं, जो चल अचल संपत्ति है, प्रत्येक प्रकार का जिसमें भी प्राण है वो सब चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा उसमें विद्यमान है। ये 16 कला से युक्त होता है व्यक्ति, चंद्रमा क्योंकि, और उनमें जो है वो, अगर गौर से समझिए तो ये 27 नक्षत्रों के पति होते हैं, जिन नक्षत्रों में वो घूम घूम करके संपूर्ण चराचर प्रकृति और जगत को प्रभावित करते रहते हैं। क्लियर है? और शनि कौन है? शनि जो है वो अपनी पत्नी के द्वारा ही शापित है, इस वजह से ही वो अपनी नीची दृष्टि डालते हैं। वो स्वयं नहीं चाहते कि मेरी दृष्टि से कोई और किसी का पाप या किसी का जो है वो पुण्य क्षय हो। उनकी तीसरी दृष्टि गुरु पे जा रही है। जरा ध्यान से देखिए ये किसको देख रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे जा रही है, जो कौन है? भाग्य के अधिपति। एक तरफ लग्नेश के
भाग्य भाव में जाने का प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा, भाग्यशाली, भाग्य का लाभ प्राप्त करे। निर्मूलतया अगर बात कह दूं तो व्यक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जाकर के प्राप्त करता है। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, आपने कोई भी क्षेत्र में जाना है, ये कुंडली उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सट करके परिणाम देने वाली है, दूर नहीं जाएगी। मंगल का यहाँ बैठा होना और यहाँ पे छठे भाव के अधिपति का मंगल को देखना, पंचम भाव के अधिपति का, पंचमेश का संबंध अगर छठे भाव से हो जाए या चतुर्थ भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो जाए, जैसे कि इस भाव से पंचमस्थ शनि, इस भाव पे मंगल राहु केतु का प्रभाव और इस भाव से चतुर्थस्थ क्रूर ग्रह सूर्य का प्रभाव, इस भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव, मतलब ये अच्छी बात है। माता पिता, सुख संपत्ति, श्रेष्ठ धन धाम छत्र चमर वगैरह व्यक्ति लेकर के आता है जन्म से ही, ये इसकी स्थिति इसी वजह से बनती है। हाँ, अब यहाँ पे पापक ग्रहों के प्रभाव और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति के द्वारा जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का देखा जाना, गुरु ने मंगल को देखा है ना, यही व्यक्ति के जीवन में पदस्थ अधिकारी बनने का योग बना देता है। आप जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं गुरु अकेले और यहाँ के अधिपति अपने भाव से छठ में, मतलब व्यक्ति प्रतियोगिता करके धन कमाता है, मतलब कोई छोटी मोटी नौकरी व्यक्ति नहीं कर सकता, अपने मेहनत का संपूर्ण प्रयास उसमें डालता है, अपना संपूर्ण जो है वो डालता है, उसके बाद उसको जो है वो उसका परिणाम प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में गुरु अच्छे परिणाम करते देखे जाते हैं जब वो, हालांकि अकेले वो परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे, अकेले परिणाम में कमजोरी होती है, लेकिन चूंकि इस कुंडली के लिए वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और यहाँ पे राहु की दृष्टि है सिंह राशि की, इस वजह से व्यक्ति एक बार प्रतियोगिता में असफल जरूर होगा किसी न किसी वजह से, क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि है और वो वस्तुतः किसको, अब जरा गौर से समझिए तो इस कुंडली का मारक ग्रह देख रहा है ना जी, मारक ग्रह किसको देख रहा है, भाग्य भाव के अधिपति को। इस वजह से वो किसको मार रहा है, तो एक तो वो धन भाव को मार रहा है, तो धन आने की जो स्थिति होती है जहां से व्यक्ति तुरंत ही धन कमा सकता था, लेकिन उसको जो है वो ड्रॉप लगा, उसमें कमजोरी मिली, इस वजह से, क्योंकि इस कुंडली के अष्टमेश और इस कुंडली के सप्तमेश, इस कुंडली के प्रबल मारक ग्रह शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे और प्रतियोगिता भाव के, प्रतियोगिता में परिणाम मिलता बन रहा था पर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि ने उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया। उसकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ है, मतलब एक बात और भी बनती है कि यहाँ पे शुभ ग्रह बुध बैठे हो तो व्यक्ति कभी साहस खोएगा नहीं। उनकी 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो कमजोर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति के इम्यून पे काम करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। क्लियर है। मंगल का दशम स्थान में जाना, राहु और मंगल का जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखना, यहाँ के अधिपति का अष्टम में जाना और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से शनि का संबंध बनना और उस पे बुध की दृष्टि का जाना, बुध ने देखा है अष्टम भाव के अधिपति को और अष्टम भाव में स्वयं शुक्र बैठे हैं, व्यक्ति खोजबीन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। किसी भी बात को बहुत ही गहराई से समझना और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना करके उसके पूरे जो है वो इतिहास से लेकर के भूगोल तक सारी चीजें पढ़ जाना और खंगाल करके एकदम चिट्ठी पत्री एक कर देना, ये जो गुण है वो व्यक्ति को शुक्र देंगे। शुक्र के ठीक आगे चंद्रमा का बैठना, ये अद्भुत व्यक्ति को धनवान और धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायणता तो मंगल दे ही रहे हैं, साथ ही साथ चंद्रमा जो भाग्य में बैठे, भाग्य के अधिपति का धन में जाना, ये एक अलग प्रकार से व्यक्ति को धनवान बनाने का योग बना रहे। अगर सवाल इनका ये रहे कि क्या मेरा बेटा आईएएस बन सकता है, तो निस्संदेह आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव बुध पे है, ये बुद्धिमानी का योग, गुरु का प्रभाव शुक्र पे है जो उच्चाभिलाषी हैं, गुरु का प्रभाव चंद्रमा के साथ संबंध करेगा क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य के कारक धन में गए हैं, ये धन योग बनता है। दशम स्थान में मंगल का दिग्बली होना, यहाँ पे सूर्य और शुक्र का, शुक्र पद देंगे, मंगल बहुत बढ़िया, सूर्य की उच्च की स्तुति, ये श्रेष्ठ है। यहाँ पे बुध का राहु के साथ बैठना व्यक्ति को दिमाग से प्रबुद्ध और बुद्धिमान बनाना, और यही वो स्थिति थी जो व्यक्ति को कई बार छोटी छोटी गलतियां करने से और बार बार उसी गलती को रिपीट करवाने वाला बना देते हैं। इस वजह से गणेश जी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। गुरु का यहाँ पंचम भाव में अकेले बैठना, यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में जाना दशम स्थान में, ये एक अच्छी स्थिति है जो व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का संरक्षक और कुल का नाम रोशन करने वाला, बुद्धिमान होगा क्योंकि राहु की दृष्टि है। मंगल और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को शिक्षा संपन्न बनाएंगे और शिक्षकीय गुणों का विश्वास और विकास करने वाला बना देंगे। इनकी कुंडली को दशमांश कुंडली में तो मैंने बात कही है, यहाँ भी गुरु मंगल का साथ होना, यहाँ भी गुरु मंगल का साथ होना, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बनना, ये सारी स्थितियां जो हैं वो व्यक्ति को
पढ़ाने के क्षेत्र से ले जाकर के पढ़ने पढ़ाने में व्यक्ति की रुचि पैदा करके और व्यक्ति को एक पदस्थ अधिकारी बनाने का। अब जरा सोच के देखिए, तो विदेश भाव के अधिपति विदेश भाव को, जहां शनि स्वयं शासक की भूमिका में और गुरु के प्रभाव में अगर बुद्ध के प्रभाव से युक्त हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमानी से अपने कलम और कला कौशल के बल पे अपने पद को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः इस कुंडली की सबसे जो अच्छी बात है कि मंगल षडबल में सबसे ज्यादा बलवान, और वो अभी आ रहे हैं 2023 के अप्रैल से, जिसमें व्यक्ति को सफलता मिलने के चांसेस कई गुना ज्यादा देख रहा हूं। इनकी कुंडली में नक्षत्रों पे अगर गौर करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है, 2 डिग्री का लग्न, इसे अच्छा कहा जाएगा। और मैं समझता हूं कि चंद्रमा भी जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं। रेवती के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं। सूर्य श्रवण नक्षत्र के, जिसके अधिपति चंद्रमा भाग्य भाव में, ये एक अलग तरीके का सूर्य को बल मिलेगा। चंद्रमा के पास स्वयं का बल है। मंगल के पास जो है वो एक अपना जो एक अनुभव वाला जो प्रभाव होना चाहिए वो है। बुद्ध के पास जो है वो जो स्थिति देख रहा हूं उसमें भी अनुभवों का और चीजों को गहराई से समझने का बल है। गुरु के पास जो बल देख रहा हूं वो गुरु जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे और अनुभव देने का बल, और साथ ही साथ व्यक्ति को ये भाव पैदा करवाने वाला बना रहे हैं कि मैं सब जानता हूं। तो इसमें आपको थोड़ी सी कमजोरी रखनी होगी, चीजों को बार बार पढ़ने की आदत रखने के लिए आवश्यक होंगी ये चीजें। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं, शुक्र और गुरु का क्रमशः जो है वो परिवर्तन बनना, ये बड़ा बढ़िया होगा। शुक्र गुरु के नक्षत्र में, गुरु शुक्र के नक्षत्र में, यही व्यक्ति को आगे भी लेके जाएगा। शनि जो है वो व्यक्ति को बहुमुखी और कई तरीके से लाभ भी देते हैं, पर शनि का एक 12वें भाव में कई बार जाना व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में शारीरिक कष्ट देने वाले बन जाते हैं। जहां व्यक्ति जो होता है वो कई बार बेड रिडन हो जाता है। अपने पैसों के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने धन के मामले में कभी किसी से कोई चर्चा न करें तो ज्यादा बढ़िया है। अपने परिणाम को जब तक आपके पास हाथ में वो ना आ जाए तब तक किसी से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने काम को चुपचाप गुप्त तरीके से करने की बारी है, ये ऐसा शुक्र करवाना चाहते हैं। क्योंकि आप जो भी रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीति है। आपने गौर नहीं किया, अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, ये यही इसीलिए जाने जाते हैं। अष्टम भाव से संबंध शुक्र का हो जाए, व्यक्ति बहुत ही माहिर होता है अनुभवों का। यहां पे शनि उच्च के हैं और यहां पे शनि स्वग्रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति गुप्त तरीके से काम करे, अपने बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करे, और किसी से कभी जब तक उसके परिणाम उसके सामने ना आ जाएं तो कोई चर्चा की बात नहीं बननी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। व्यक्ति के बारे में कोई समाज में अभी चर्चा ना हो, बाद में चर्चा हो जाए तो ठीक है, पर परिणाम मिलने के बाद। दशम स्थान में मंगल का बैठना डॉक्टर बनने का योग भी बना देगा। चतुर्थ स्थान से तो वैसे भी मंगल का संबंध अगर बन जाए, छठे स्थान से जब भी छठे स्थान से संबंध बन जाए, या छठे भाव के अधिपति की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ जाए, या छठे स्थान से किसी भी तरीके से मंगल का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति डॉक्टर भी बन जाता है। और आगे जो जाकर के, अब जरा एक बात बताता हूं, इनके पिता ने पूछा है कि क्या मेरा बेटा जो है वो एक मतलब MBBS या उसमें आगे डॉक्टर बन के IAS IPS बन सकता है, IFS बन सकता है। ध्यान से समझिए, विदेश भाव के अधिपति ने विदेश भाव को देखा है, विदेश सेवा में लेके जाए, और दशम स्थान बली है, इस वजह से मैं ये बात कर सकता हूं। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव बुध को, गुरु का प्रभाव मंगल को और गुरु का प्रभाव शुक्र को मिल रहा है। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना। मैं एक बात अलग तरीके से बताऊं, कुंडली में कोई योग नहीं होता डॉक्टर बनने का और IAS IPS बनने का। जब कुंडली बनती थी तो जो शुक्राचार्य होंगे या पाराशर ऋषि जो होंगे वो IAS IPS शब्द भी जानते होंगे? नहीं जानते। ये शब्द किसने रचे? ये सारे पद किसने रचे? ये आधुनिक ज्योतिषों का वो जो है वो मर्म है। मतलब क्या है कहने का कि कुंडली आपकी कितनी मजबूत बन रही है। अगर जितनी कुंडली मजबूत बनती गई आप उतने आगे बढ़ते गए। अरे भाई साहब, अलग से कोई IAS का योग थोड़ी होता है, IPS बनने का अलग से कोई योग थोड़ी होता है। मतलब ये है कि जो ग्रह जिस चीज की प्रकृति धारण करके रखा है या जिस चीज की प्रकृति धारण कर रहा है, अगर व्यक्ति उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसमें उस ग्रह का कितना मेल है कि नहीं बात? अगर व्यक्ति IAS बनना चाहता है तो उसकी कुंडली में गुरु कैसे है? अगर व्यक्ति IPS बनना चाहता है तो उसकी कुंडली में शनि मंगल कैसे है? अगर व्यक्ति जो है वो ऐसे डॉक्टर बनना चाहता है तो शनि मंगल कैसे है? तो कहने का मतलब ये बनता है कि IFS बनने का कोई योग नहीं होता, और नहीं आपको ये ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है। बस योग ये देखना होता है कि व्यक्ति की कुंडली कितना दे सकती है, वो उस कुंडली के पास कितना बल है, उस व्यक्ति के अंदर जितने तत्व हैं, किसी ऐसे तत्व की कोई कमी तो नहीं है जो
उसको उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम करती हो। तो कहने का मूल अर्थ यही है कि मेरी कुंडली में, अब देखो एक सीधी सी बात है, आपको किसी की भी कुंडली में अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बना तो आप ये उससे जरूर ही एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ये ग्रह बलवान था इस वजह से जातक आईएएस बना, ये ग्रह बलवान था इस वजह से जातक आईपीएस बना। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है कि ये आईएएस योग है, ये आईपीएस योग है। मैंने उस पर बेसिकली कार्यक्रम बना रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विशेष पुस्तक में एक ग्रंथ में बात लिखी है कि आईएएस योग बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि आपकी कुंडली उस मामले में कितनी मजबूत बनती जा रही है और उसकी पकड़ उस क्षेत्र पे कितनी मजबूत है, मतलब वो तत्व आपके अंदर कितने मौजूद हैं, विद्यमान है। आपके पास उतना अनुभव मिल रहा है कि नहीं। शुक्र अनुभव के कारक, मंगल अनुभव के नक्षत्र में, राहु का दशम स्थान में दिग्बलत्व को प्राप्त हो जाना, मंगल के साथ बैठा होना, और राहु अगर उसी भाव के अधिपति के साथ बैठेंगे, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उस भाव पे, अगर देखें तो गौर करें तो वो जहां बैठे उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है, राहु भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। ये सारी स्थितियां जातक की कुंडली को मजबूती देने वाली। अब इसको और भी समझते हैं। इनकी कुंडली में जब मैं चतुर्विशांसा देखता हूं, अब ये चूंकि 2000, अभी मैं इनको काट देता हूं, हटा देता हूं, बंद करते हैं, खत्म। D24 चार्ट में लग्न में ही मंगल बैठे और शनि जो है उनको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जातक जो है वो सबसे पहले जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है वो चीज उसके पास उपलब्ध है। बुद्धिमानी बस भ्रमित ना हो, क्योंकि यहां भी बुध राहु के साथ, यहां भी राहु जो है वो नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से कम राहु का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के पास ना रहे, रैंडमली चीजें, अचानक से चीजें बिगड़ ना जाए, इस पे ज्यादा ख्याल रखना है। आपके 2.5 घंटे के पेपर में 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जातक ऐसे ही गलती करके बैठा था, नहीं तो इनकी अच्छी रैंक आ सकती थी। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जातक जो है वो सब चीज करके बैठा, पेपर बहुत अच्छे बनाए। इनके पिता से मेरी बात हुई तो इनके पिता ने कहा कि बहुत अच्छे मार्क्स इसके आ रहे थे एमबीबीएस की परीक्षा में, पर 1 नंबर सवाल में वो जो है वो कार्बन कॉपी में जो होता है वो ओएमआर बोलते हैं ना, उसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, ओएमआर पे वो कार्बन पेपर लगा होता है। आप लोगों को भी बता देता हूं कि ऐसी भी गलतियां होती हैं। उसमें 1 नंबर की जगह पे 2 नंबर भर दिया, 2 वाला सवाल 3 में भरा गया, 3 में 4 में, वो पेपर मतलब खसक गया था, तो दिमाग खसक गया था, इस वजह से उल्टे के पुल्टे भर के आ गए, तो पूरा 0 का 0 हो गया। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ परीक्षाओं में ऐसे भी विद्यार्थी ऐसी गलतियां भी कर देते हैं। ये बात ऐसे ही इस जातक के साथ हुआ था। ऐसी स्थिति, तो शुक्र की दशा चल रही थी, वो पाप का काम कर गए। तो अब दूसरी बात, गुरु का लग्न को देखना, चतुर्विशांसा कुंडली में गुरु मंगल का देखना, बुध का केंद्र में आना, ये 100% व्यक्ति के जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक के बल पर, शिक्षणीय गुणों के बल पर, शिक्षकीय गुणों के बल पर व्यक्ति को स्थापित कर देता है। इसमें बिल्कुल भी डरने और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप निस्संदेह जातक को भेज सकते हैं और जातक की कुंडली में चीजें ठीक हो रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बलाबल के आधार पर देखूं तो सूर्य ठीक है, चंद्र ठीक है, शनि ठीक है, शुक्र और मंगल में से शुक्र ठीक है। मंगल भी जन्म कुंडली में कमजोर नहीं होंगे, भाग्य का बल है उनके पास। अंक कम मिलने के योग लगे हैं, इस वजह से व्यक्ति को किसी मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर का दर्शन हो जाए या गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य हो जाए। रविवार को नमक मैं वैसे भी बंद करने को विशेषतया कहता हूं। इस कुंडली में योग अच्छे हैं और निस्संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र नीच के हो रहे हैं, मशक्कत थोड़े बहुत इस वजह से ही वो करवाते हैं और कई बार वो अपनी दशाओं में विपरीत परिणाम भी देने लगते हैं। इस वजह से व्यक्ति के माता पिता को माता दुर्गा की अलग से उपासना इनके लिए कभी कभी कर देनी चाहिए, जैसे देवी कवच हो जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए। माता दुर्गा के विशेष जो है वो इनके ऊपर कृपा प्राप्त होने के लिए कुछ उनके लिए अनुष्ठान वगैरह भी कर देने चाहिए। क्लियर है? इनकी कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा बलवान है और ये सबसे अच्छी बात है। दशाओं के क्रम में अगर मैं देखूं तो गुरु जो है वो वक्री हुए हैं इस वजह से, और हालांकि वो एस्टेब्लिश है, वो भटक नहीं रहे, वो टोटल यहीं का परिणाम कर रहे हैं। उनकी दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी जो व्यक्ति को प्रतियोगिता में लाभ देगी। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया लेकिन अनुभव देगी। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, पूजा पाठ से व्यक्ति का संबंध बना रहे ऐसा प्रयास करना होगा। वो कभी भी जो है वो घबरा करके, घबराहट में किसी को जैसे चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। और कई बार जीवन का आरंभ जो होता है वो थोड़ा स्वास्थ्य से और कई बार मेहनत थोड़ा ज्यादा लेता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। वैसे जातक की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा हो सकता है, अश्विनी नक्षत्र अच्छा हो सकता है, भरणी, रोहिणी
ये सब अच्छे नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, पूर्वा, फाल्गुन, ये आदि कुछ अच्छे नक्षत्र इनकी कुंडली में साबित हो सकते हैं। दिशाओं के आधार पर अगर बात करूं तो इनकी कुंडली में पश्चिम दिशा अच्छी होगी, उसके बाद 2 अंक अच्छा होगा, सोमवार का दिन अच्छा है, सफेद रंग अच्छा होगा, क्रीम कलर अच्छा होगा, वृश्चिक राशि अच्छी होगी, मीन राशि अच्छी होगी। ऐसे शहरों में व्यक्ति जाकर के अपना काम कर सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, शाम वाला कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।